गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी अपनों का स्वागत, अभिनंदन और आभार। मैं भूपेंद्र कुमार खास करके अड्डा 247 पर आज बीपीएससी के सेशन को लेकर के आया हूं। सो गाइज, आज आइए, आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बीपीएससी के कंटेंट, खास करके भारतीय संविधान को। तो आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान पर और भारतीय संविधान की प्रैक्टिस करेंगे यूनिक तरीके से। सो गाइज, आज आइए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान, और खास करके आज बात होगी पार्लियामेंट की। तो आज का जो सेशन है वो है संसद। ठीक है, आप इस पार्लियामेंट में खास करके जितने भी अनुच्छेद हैं और जो भी कंटेंट या कॉन्सेप्ट हैं उन सब की आज हम लोग चर्चा करेंगे। सो गाइज, आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सुंदर, देखिए, भारतीय संसद संविधान के महत्वपूर्ण अभिन्न अंगों में माना जाता है। तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि भारतीय संसद में खास करके कितने कितने लोग जब मिलते हैं तो संसद का निर्माण होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल क्लियर होकर के सुनिएगा, एक एक बातें समझ में आएंगी। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने व्यूज जरूर दीजिएगा। सिर्फ सुनने की जरूरत है, एक एक चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सो गाइस, आइए देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं संसद की, किसकी बात करूं? संसद की। तो सबसे पहली बात, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 पार्लियामेंट की बात करता है। कहा जाता है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, दूसरा राज्यसभा यानी अपर हाउस, तीसरा लोकसभा लोअर हाउस, ये तीनों मिलकर के कंप्लीट तरीके से संसद का निर्माण करते हैं। तो संसद के निर्माण में आपने देखा कौन कौन से लोग इंक्लूड हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 लाल संसद की बात करता है। किसकी बात कर रहा है? संसद की बात कर रहा है। तो पार्लियामेंट में कौन कौन है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीन मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। अगर मैं यही बात करूं राज्यसभा, तो याद रखना है अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 आपके राज्यसभा के गठन की बात करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का व्याख्यान करता है, लोकसभा के गठन की बात करता है। सो गाइज, आज जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस संसद को लेकर के ही आपके बीच में आए हैं। और आज हमारा जो प्रैक्टिस है, एक प्रश्न है, उसके 4 ऑप्शन हैं। तो कूल और कंफर्ट होकर के आपको यूनिक तरीके से इसको देखना है और मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। देखिए, यह है आपका प्रश्न और आपके सामने, इसको थोड़ा सही से देखिए और जवाब देने का प्रयास करिए। चलिए प्रश्न देखिए। मैंने प्रश्न को हिंदी इंग्लिश दोनों में रख रखा है, तो कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। खास करके बीपीएससी की मैं बात करूं तो एग्जाम का जो है 12 दिसंबर का अपडेट आ चुका है। जल्दी से ही जल्दी विज्ञापन संख्या के साथ फॉर्म भी आ जाएगा। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए, लग जाइए, सिलेक्शन लेना है, किसी भी कीमत पर सिलेक्शन लेना है। प्रीलिम्स में मान के चलिए कि जीएस के कंटेंट पर ही आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें आप देख रहे हो करंट इवेंट्स के प्रश्न हैं और सब्जेक्टिव जीएस है, स्टैटिक जीके है। तो प्री जो है आपका मान के चलिए कि जीएस से ही होगा। मेंस में फिर आपको सामान्य अध्ययन के 2 पेपर और 100 नंबर की हिंदी में काम करना होगा। सामान्य अध्ययन का 2 पेपर यानी 300 के 2 पेपर, तो 3 3 6 100 नंबर की हिंदी, कितना हुआ? 700। और ध्यान रखिएगा
300 का ऐच्छिक विषय आएगा तो टोटल 1000। तो मेंस के नंबर पर ही आपकी लाल मेरिट बनेगी। तो मेरे लाल और लालियों, इस बात को ध्यान में रखिए कि जैसे ही 1000 में आप मेंस दोगे तुरंत आपका 120 नंबर का साक्षात्कार होगा। कहने का तात्पर्य है कि पहला पायदान जीएस से ही टूटेगा, तो जीएस के लिए लग जाइए, सिलेक्शन होगा जरूर। आइए अपनी बात को आगे ले चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव, सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, या ए बी दोनों, या ये दोनों नहीं। इसमें जवाब क्या होगा, इसमें जवाब क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप बताइए और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, इसके लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव किया जा सकता है। आपको मैं एक बात बता दूं, टाइम है सन 1978, टाइम है सन 1978। बहुत सुंदर। हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री, नाम मिलता है मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई साहब ने 1978 में इनके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव पास किया गया, इनके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा में बहुमत दल के नेता थे और ये प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे स्वतंत्र भारत के चौथे प्रधानमंत्री पीएम बनाए गए मोरारजी देसाई। सो गाइस, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल गदर कर देना है ना। हाँ, तो आपको ऐसे चीजों को ध्यान में रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष जो है पक्ष के अगेंस्ट में अविश्वास का प्रस्ताव लाया करती होगी, जाहिर सी बात है। तो मोरारजी देसाई के अगेंस्ट भी ये लाया गया था और लाल 1978 में यह स्वीकृत हुआ। कहा जाता है कि जब भाजपा सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड में भी अविश्वास का प्रस्ताव 2 बार लाया गया था। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, राज्यसभा। क्या हो जाएगा, राज्यसभा। ये लोकसभा हमेशा पक्ष का सदन कहलाता है, राज्यसभा विपक्ष का सदन कहलाता है। तो ये विपक्ष का सदन द्वारा लाया जाता है क्या, अविश्वास का प्रस्ताव। मुझे उम्मीद है कि चीजें समझ में आई होंगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। आ जाओ लाल, अपने अगले प्रश्न पर बात करते हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल लाइक करते रहिए, है ना, और शेयर भी करिए अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो तो। दूसरी बात, अपने व्यूज भी जरूर दीजिए, ईमानदारी से प्रैक्टिस करिएगा। अगर वाकई आप तैयारी के लिए प्रिपेयर्ड हैं और गंभीर हैं, खास करके बिहार के एग्जामों को लेकर के, सो गाइज आ जाइए। संविधान में जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा यह प्रयास है कि इनके जो ऑप्शन है इनमें से भी आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताई जाएं। देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, नोट करिएगा। आ जाओ लाल, क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, लोकसभा में पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु होती है। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन द लोकसभा। देखिएगा, ऑप्शन है 18 साल, 21 साल, 25 साल या 30 साल। जरूर आपने रटा होगा कि लोकसभा में पद धारण करने के लिए आयु का निर्धारण 25 साल किया गया है। आपने जरूर रटा होगा कि लोकसभा में पद को धारण करने के लिए आयु का जो निर्धारण है वो क्या होगा, 25 साल होना चाहिए। तो देखिए, एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, राज्यपाल के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, मुख्यमंत्री के पद को धारण करने के लिए आयु का निर्धारण बताइए। ऐसे प्रश्न हमें अक्सर एग्जामों में मिलते हैं। तो लाल मेरे लालियों, ऐसे प्रश्नों के लिए परेशान नहीं होना है, एक जुगाड़ याद करके रखना है, एक ट्रिक याद करके रखनी है। उम्र वाले, एज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है ना, नॉन स्टॉप आंख मूंद करके टिक मार के आइएगा, लेकिन हमारे जुगाड़ के साथ। देखिए क्या जुगाड़ है। आपको यह पता है कि भारत में केंद्र है, आपकी राजधानी दिल्ली में पार्लियामेंट संसद है, केंद्र है, केंद्र से लगे हुए राज्य हैं, केंद्र से लगे हुए राज्य हैं। दो चीजें देखिएगा, फोकस करिएगा, केंद्र है, केंद्र से लगे हुए राज्य है। कहां भैया, भारत में। ये दो चीजें हैं। अच्छा,
केंद्र में राष्ट्रपति है, ठीक है, राज्यसभा है लाल, और क्या है, लोकसभा है। बहुत सुंदर। केंद्र में राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति जिस प्रकार से है, तो प्रत्येक राज्यों में राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि राज्यपाल यानी लाल गवर्नर हुआ करता है। देखिए इसका जवाब तो मिल गया, लेकिन मैं कुछ ट्रिक पर काम कर रहा हूं, लाल एक बार समझना, अगर समझ में आ जाएगा ना तो एज से संबंधित जितने भी रिलेटेड उम्र दराज जो प्रश्न आते हैं एज से संबंधित, वो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि राष्ट्रपति की आयु बताइए, और ऑप्शन भी ऐसे देता है 30, 35, 25, 21, हम कंफ्यूज रहते हैं। देखिए राष्ट्रपति जैसे केंद्र में है वैसे राज्य में राज्यपाल हो गया, कहिए हाँ। उसके बाद आप देख रहे हैं विधान परिषद है लाल, और विधानसभा है। पहली चीज तो आप यह जानिए कि लोकसभा का बहुमत दल का नेता जैसे पीएम बनता है ना लाल, लोकसभा का बहुमत दल का नेता जैसे पीएम बनता है, तो विधानसभा का बहुमत दल का नेता राज्यों में मुख्यमंत्री बनता है, राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री बना करते हैं। यह चीज ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का ही एक प्रतिनिधि राज्यों में राज्यपाल गवर्नर के रूप में जाते हैं। तो हमें शुरुआत कहां से करनी है, हमें शुरुआत करनी है एज का 35। तो राष्ट्रपति जैसे 35 उम्र के हो जाएंगे, 35 साल का जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करता है। तो वैसे राज्यपाल भी 35 एज, तो राज्यपाल का भी एज क्या हो गया 35, राष्ट्रपति का एज क्या हो गया 35। अब इसमें सिर्फ -5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 30। क्या आ जाएगा, एज 30 आ गया। तो राष्ट्रपति 35, राज्यसभा का मेंबर यानी राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं उनका एज 30 साल निर्धारित किया गया है, उम्र का 30। चीजें समझ में आ रही ना। आगे देखिए, अब इसी में अगर मैं -5 कर दूं, मैंने -5 किया, फिर -5 किया, तो आ जाएगा एज 25। तो लोकसभा की सदस्यता के लिए आयु का निर्धारण कितना है लाल, जल्दी बताइए। लोकसभा का 25, ये मैंने क्या टिक लगाया है 25। मुझे उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होंगी। उसी प्रकार राज्यपाल का 35 हुआ, -5 कर दिए तो विधान परिषद का आ गया कितना, -5 करने पर लाल 30 वर्ष आ गया है ना, 30 वर्ष आ गया विधान परिषद का। उसी प्रकार राज्यों में जो मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा के सदस्यों की आयु मैंने -5 किया तो कितना आ गया 25 पेज। क्या आ गया 25 पेज आ गया। तो इस प्रकार मैंने मुख्यमंत्री की आयु निकाल लिया, प्रधानमंत्री की आयु निकाल लिया, राष्ट्रपति की आयु निकाल लिया, राज्यपाल की आयु निकाल लिया। ये है जुगाड़, ये है लाल जुगाड़। ठीक है, चलिए हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। जीएस को रटिएगा नहीं लाल, समझने का प्रयास करिएगा। रटोगे तो उलझ के रह जाओगे, समझ लोगे तो सहम के रह जाओगे। तो लाल उलझना नहीं है, सहम जाओ ठीक है, लेकिन उलझना नहीं है। तो प्रश्नों पर काम करिए। ठीक है, अब एक प्रश्न के साथ मैंने 4-5 चीजों को यहां पर लपेट करके आपको बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि चीजें जरूर समझ में आई होंगी, तो कमेंट जरूर करिएगा, जरूर अपडेट करिएगा। यह रहा आपका अगला प्रश्न, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देखिए, आ जाओ लाल, अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है कि लोकसभा में एक वर्ष में कितने सत्र हुआ करते हैं। ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी डी। सी में है 4, सी में है लाल 4 और डी में है 5। तो याद रखना है कि लोकसभा में 3 सत्र होते हैं लाल। कितने सत्र होते हैं 3। पहला बजट मानसून। देखिए जो सत्र है ना, ये अधिवेशन है। ये क्या कहलाता है, अधिवेशन कहलाता है। ये जो सत्र है ना, ये अधिवेशन कहलाता है। तो पहला होगा बजट सत्र या अधिवेशन, दूसरा होगा लाल मानसून सत्र या अधिवेशन,
तीसरा होगा लाल बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया, तीसरा हो जाएगा शीतकालीन सत्र। क्या हो जाएगा? शीतकालीन सत्र या अधिवेशन। आपने क्या देखा कि लोकसभा के एक वर्ष में कितने सत्र हुआ करते हैं, तो आपने यहां पर देख लिया कि 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं लाल, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो यह चीज आपको दिमाग में रखना है ना। तो लोकसभा का एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। मुझे उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होंगी। एक एक चीजें अपने आप में काफी यूनिक हैं, तो इसको हम नजरअंदाज नहीं करेंगे और चीजों को समझते रहेंगे। सो गाइस, आगे देखिए, आपका जो अगला प्रश्न है, वो जो अगला प्रश्न है ये कह रहा है, निम्नलिखित में कौन लोकसभा का सत्र या अधिवेशन नहीं है? सत्र या अधिवेशन नहीं है, सत्र या अधिवेशन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन लोकसभा का सत्र नहीं है? तो बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। यानी कि ये होगा, ये होगा और ये होगा। ये जो ग्रीष्मकालीन है ये नहीं होगा। अभी पीछे बात हुई है, अभी पीछे बात हुई है। बजट सत्र होगा, मानसून सत्र होगा, शीतकालीन सत्र होगा लाल, लेकिन ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होगा। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट और अपडेट कर लीजिएगा। मैं अगर बजट सत्र की बात करूं, तो कहा जाता है फरवरी और से मई, फरवरी से जो मई का है वो बजट सत्र है, ठीक है। फिर उसके बाद जुलाई से सितंबर तक ये आपका मानसून सत्र हो जाता है। और यहां पर ये मानसून सत्र है। शीतकालीन के लिए मैं आपको बता दूं कि नवंबर से दिसंबर, नवंबर से ये सी है, ध्यान रखिएगा, नवंबर से दिसंबर जो है वो शीतकालीन सत्र होता है। नवंबर से दिसंबर जो है वो शीतकालीन सत्र होता है। तो ये चीजों को आप जरूर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। यहां से एग्जामों में प्रश्न बनते हैं और आप यहां उलझ के रह जाते हैं। सो गाइज, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि चीजें जरूर समझ में आई होंगी, और ये चीज अगर कोई डाउट करता है, कोई बात हो, तो आप जरूर अपने अपडेट दीजिए और इसको यूनिक तरीके से लाल प्रैक्टिस करो। आपको चीजें आपकी उम्मीदों से ज्यादा मिलेंगी। चलिए आगे देखिए, यह प्रश्न कह रहा है, बजट को इस रूप में भी जाना जाता है, बजट को इस रूप में भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा देखिएगा क्या कह रहा है, यह प्रश्न क्या कह रहा है, बजट को इस रूप में भी जाना जाता है। क्या हो सकता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, मासिक वित्तीय विवरण, या प्राप्ति और व्यय विवरण, या कराधान विवरण। कहने का तात्पर्य है कि बजट को किस नाम से जानते हैं। तो पहली चीज आप यह जान लो लाल, मेरे लाल और लालियों, पहली चीज ये नोट कर लो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 बजट का उल्लेख करता है। पहली चीज आपने क्या देखा? अनुच्छेद 112 जो है लाल, ये बजट की बात करता है, पहली बात। और बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, बजट को लाल वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इसको अंडरलाइन करो। ये एग्जांपल, ये जो मैं लिखा रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंस है और ये प्रश्न पूछा गया है, ये एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत सुंदर अनुच्छेदों के साथ प्रत्येक ऑप्शन पर मैं काम कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आप लाइक शेयर भी करिएगा और अपने व्यूज दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपने चीजों को जरूर रखेंगे। आप अपने विचारों को जरूर अपडेट करिएगा कि क्या चीज समझ में आ रही है, आप बीपीएससी के इस कोर्स में और क्या चाहते हैं, जीएस में आपकी नीड क्या है, कहां से आपको लगता है कि चीजें ज्यादा अच्छी उस तरीके से हो सकती हैं, है ना। तो वो भी बात को आप जरूर अपडेट करिएगा। अगला जो सेशन या मेरी क्लासेस होंगी, मैं उस चीज को फोकस करूंगा और आपके साथ आपके हिस्से की मेहनत मैं कर रहा हूं। मुझे आप जरूर साथ लेकर के चलिए, क्योंकि हम लोगों को सिलेक्शन लेना है लाल। कमर कस लो, आने वाले 12 दिसंबर के एग्जाम में झंडा गाड़ देना है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। आ जाइए, यह रहा अगला प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कम से कम 2 बार जरूर पढ़िए,
एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ चीजें अपने आप लॉजिकली मुझे याद आने लगती हैं। तो उसको जब हम लोग 2 बार पढ़ेंगे प्रश्नों को, तो 2-3 बार पढ़ने के बाद चीजें हमें दिमाग में वो ग्रिप बनने लगता है। देखिए, अगर इन प्रश्नों को कभी भी आपने अपने आंख के सामने से गुजारा है तो जवाब अपने आप याद आने लगता है। तो आपका प्रश्न क्या है, यह ध्यान दीजिए। प्रश्न है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल हैं। यह पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के पार्लियामेंट का जो गठन हुआ या जो संसद है, तो संसद में कौन कौन से लोग होते हैं। आइए हम बात करते हैं। तो संसद में अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहां सिर्फ लिखा गया है अध्यक्ष, ठीक है। अब ये अध्यक्ष राज्यसभा के या लोकसभा के, ऐसा कोई क्लियर नहीं है। दूसरी चीज कि लोकसभा और राज्यसभा के लोग तो होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ए जो है वो विवादास्पद है, संदेहास्पद है, क्लियर नहीं है। डी कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। तो जाया सी बात है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79, अनुच्छेद लाल 79 संसद की बात करता है। अनुच्छेद 79 पार्लियामेंट संसद की बात करता है। तो संसद में कौन कौन से लोग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। लाल इसमें अध्यक्ष दे रहा है, तो अध्यक्ष को मैं अगर मान लूं तो लोकसभा के या राज्यसभा का, ठीक है। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा तो होता है लेकिन यह विवादास्पद है, इसलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा, डी। इनमें से कोई भी नहीं। ये कोई भी ऑप्शन संतुष्ट प्रश्न को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि संसद तो निर्माण होता है 3 लोगों से, मैंने बताया, प्रेसिडेंट से, अपर हाउस से और लोअर हाउस से, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर राष्ट्रपति होता तो मेरा जवाब जरूर शोर होता, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए लाल, अगला प्रश्न देखिए, मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत सुंदर। यह कौन तय करता है कि कोई भी विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। पहली चीज, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110, ये नोट कर लीजिएगा। पहली चीज आप नोट कर लीजिए, पहली चीज आप नोट कर लो लाल, अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक की बात करता है। अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक की बात करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक की बात करता है। और धन विधेयक में मैं आपको एक चीज बता दूं कि यह कौन तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो इसके लिए आप देखिएगा, अध्यक्ष, ऑप्शन देखिए, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष अथवा वित्त मंत्री। तो आपको मैं बता दूं लाल, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वही क्लासिफाई करता है, वही क्लियर करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। तो इस चीज को जरूर फोकस करिएगा। कौन तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। कौन तय करता है, लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। सो गाइस, आ जाइए, आज का सेशन आपके लिए बिल्कुल यूनिक कंटेंट लेकर के आया हुआ है। खास करके मेरे दोस्तों, आज जो बात होगी वो भारतीय संविधान की संसद के चैप्टर को बिल्कुल स्तरीय लेवल से, काफी डेप्थ लेवल से हम लोग टच करके आगे निकलेंगे। सो गाइस, आ जाइए, यू आर मोस्ट वेलकम अड्डा 247। खास करके बीपीएससी का पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। आ जाओ लाल, आइए इस सेशन में आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारत सरकार की संघीय व्यवस्था या संघीय संरचना, फेडरल है ना, गवर्नमेंट, इंग्लिश वाला देखिए ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। द फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना, फेडरल मतलब होता है संघीय, फेडरल सिस्टम जिसे आप कहते हो। भारतीय विशेषता जब हम पढ़ते हैं खास करके संविधान की, तो भारतीय संविधान के विशेषताओं में आप लाल जरूर पढ़ते होंगे, हमारा भारतीय संविधान संघात्मक है, संघीय व्यवस्था है, केंद्र से बंधे हुए राज्य हैं, राज्य को स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन स्वतंत्रताएं उसी हद तक दी गई हैं जहां पर निरंकुशता न हो, जहां तक कि अराजकता न हो। अगर अराजकता होगी राज्य में, है
ना, अगर स्वतंत्र संविधान का उल्लंघन होगा, ऐसी स्थिति में केंद्र के पास अनुच्छेद 356 है, राजकीय आपात है, राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा देगा। राज्य की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है लाल, अब कोई तानाशाही या निरंकुशता वाली स्थिति नहीं आएगी। अब राजाओं का शासन थोड़ी है, भारत स्वतंत्र है, संवैधानिक आदर्शों पर चल रहा है, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। बहुत सुंदर, क्या बात है। आ जाओ लाल, आ जाओ मेरे माटी के सिर, ना मिट्टी के सिर नहीं है भैया, आप लोग सब वाकई बब्बर सिर है। आ जाओ भैया, आ जाओ। द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, है ना, प्रोवाइड, प्रदान करती है। भारत सरकार की संघीय संरचना प्रदान करती है क्या? 2 स्तरीय प्रणाली, त्रिस्तरीय प्रणाली, 4 स्तरीय प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है लाल, एक संघ की क्या, संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या है? एक केंद्र है, केंद्र से बंधा हुआ राज्य है, तो 2 स्तरीय संरचनाओं की बात की जाती है। कितना? 2 स्तरीय प्रणाली की बात की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, सो अपने आप में काफी यूनिक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। लोकसभा के पिता, क्या प्रश्न है? लोकसभा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, एक प्रश्न आता है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? लोकसभा का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो नाम मिलता है लाल GV मावलंकर। क्या नाम मिलता है? GV मावलंकर। इनका पूरा नाम था लाल गणेश, इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। कहा जाता है कि गणेश वासुदेव मावलंकर जी को लोकसभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया था, और इन्हें ही कहा गया, क्या कहा गया? हु इज नोन एज द फादर ऑफ द लोकसभा, द फादर ऑफ द लोकसभा। किसे कहा गया? गणेश वासुदेव मावलंकर को कहा गया। लाला अंडरलाइन करो, इस बात करो, यह भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ऐसे ही प्रश्न आएगा, ऐसे ही प्रश्न आएगा लाल, अगर तुम जेहन से चीजों की प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिलेक्शन होगा नहीं। कलम को शमशीर बना लो, लग जाओ, क्योंकि आज की जो ताकत है ना, तलवार की ताकत नहीं है। अरे इतिहास गवाह है, तलवारों के बल पर रियासतें चला करती थी, लेकिन वहां पर बड़ी समस्याएं थी। राजा रियासत जीत तो लेता था, लेकिन डरता रहता था कि क्या पता अगले पल हमारी बेगम साहिबा ही सूबेदार के साथ शिफ्ट हो जाए सिंहासन पे, हमें जहर दे दें। वहां पर जो राजतंत्र था, राजा भयभीत रहा करता था, रात को भी नींद नहीं आती थी। लेकिन यहां लाल क्या है? यहां पर एक बार फतह कर लो, इसको शमशीर बना लो, और अपनी ईमानदारी और विश्वास से अपनी किस्मत लाल खुद बना लो। कहने का तात्पर्य मात्र मेरा इतना है कि इस लोकतंत्र में यह बहुत बड़ी तलवार की ताकत है, ये कलम। इसी को शमशीर बनाने की बात मैं बार बार कहता हूं लाल, बना लो शमशीर, लग जाओ मैदान में, सिलेक्शन कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। आ जाओ, अपनी बात को आगे ले चलते हैं। चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रही होंगी, बहुत सुंदर। देखिए अगले कंटेंट को, यह रहा अगला प्रश्न, बहुत सुंदर। भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? भारतीय संसदीय प्रणाली, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज द बेस्ड ऑन द विच मॉडल? किस मॉडल पर आधारित है? लाल वेस्टमिंस्टर मॉडल, लोकतंत्रात्मक मॉडल। क्या मॉडल है? लोकतंत्रात्मक मॉडल पर आधारित है। यह लोकतंत्रात्मक, वेस्टमिंस्टर मॉडल का मतलब ही हुआ लोकतंत्र, डेमोक्रेशियल मॉडल, ठीक है, जो कि यूएसए के संविधान से इफेक्टेड है, जो कि अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। ओके, हाँ, इसका जवाब ये होगा। आगे देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली, ये वही प्रश्न हुआ, वही प्रश्न दोबारा हो गया, सॉरी। देखिए आगे देखिए, लोकसभा का दूसरा नाम क्या है? देखिए, हम हालांकि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लेकिन लाल मैं आपको आज एक बात बता दूं कि हालांकि अपर हाउस लोअर हाउस कहा जाता है, लेकिन यह व्यवहारिक रूप में कहा जाता है। किस रूप में कहा जाता है? व्यवहारिक रूप में कहा जाता है, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा को आप देख रहे हैं
है ना, लोअर हाउस, और राज्यसभा को अपर हाउस, उच्च सदन कहा जाता है। लेकिन संविधान में कहीं एक बात नहीं लिखा गया, ये कभी नहीं मिलेगा कि लोकसभा है ना निम्न सदन है या राज्यसभा उच्च सदन है। ये बात आप व्यवहारिकताओं में देख सकते हैं, संविधान में कहीं लिखित नहीं है। देखिए लोकसभा को क्या क्या कहा जा सकता है, देखिए मैं लिख रहा हूं, लोकसभा को कहा जाता है पक्ष का सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, और क्या कहा जाता है, अस्थायी सदन। ये सब लोकसभा के ही नाम है। लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है ना। नई सरकार आती है और लोकसभा भंग हो जाती है, नया सरकार आता है, नया चुनाव होता है ना, नई सरकार बन के आती है और लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। जो जीत के आते हैं वो लोकसभा में आते हैं लाल। तो लोकसभा में मतलब अस्थायी सदन है, 5 वर्ष के बाद भंग हो जाती है। यही अगर मैं स्विट्जरलैंड के संविधान की बात करूं तो वहां टाइम पीरियड क्या है, 4 वर्ष पे भंग हो जाता है। ठीक है, देखिए अब यहां कहा जा रहा है पक्ष का सदन। क्या कहा जा रहा है लाल? इसे पक्ष का सदन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लोग जीत करके यहां आते हैं, पक्ष का सदन है। निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, क्योंकि जो जीतता है वही यहां आता है। एक बात याद रखना कि लोकसभा का दूसरा नाम क्या होगा, राज्यों की परिषद? बिल्कुल नहीं। उच्च सदन, उच्च सदन लाल राज्यसभा को कहा जाता है, या मतलब यह भी नहीं होगा संसद। क्या लोकसभा को संसद कहा जाता है? बिल्कुल नहीं कहा जाता है। तो जवाब क्या हुआ? द हाउस ऑफ द पीपल, द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो यहां आपका जवाब क्या होगा? सी। यहां आपका लाल जवाब क्या हुआ? सी। लोकसभा का दूसरा नाम क्या हुआ? सी। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बहुत सुंदर आपके स्क्रीन पर लाल दूसरा प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, एक एक ऑप्शन पर काम कर रहा हूं, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अनुच्छेदों के साथ चल रहा हूं। बहुत सुंदर। राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्यों का मनोनीत करता है? देखिए यहां 2 बातें होती हैं, एक है नॉमिनेट होता है, एक होता है इलेक्टेड। मतलब चुनाव जीत करके जो आते हैं वो इलेक्टेड लोग हैं, मनोनीत का मतलब है नॉमिनेट। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। और राज्यसभा में लाल, राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो राज्यसभा में 12 लोगों को किया जाता है, लोकसभा में 2 लोगों को किया जाता है। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो आगे कह रहा है राज्यसभा, यानी राज्यसभा में देखिए क्या हो सकता है, राज्यसभा में 12, तो देखिए पहली सीरीज 12 कहां है, मतलब ये 12, लोकसभा में 2, यानी जवाब क्या होगा? डी नंबर। ऐसे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पहले राज्यसभा पूछा है, इसलिए हम आगे राज्यसभा में कितने लोग होते हैं वो लिखेंगे, उसके बाद लोकसभा यानी 2। ठीक है, तो लोकसभा में आप देख रहे हैं 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12, यानी जवाब क्या हुआ? डी वाला हुआ। आगे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पर फोकस करिए, चीजें जरूर समझ में आएंगी। बहुत सुंदर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? देखिए अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद जो लाल 63 है ना, अनुच्छेद जो 63 है ना, वो भारतीय संविधान में एक उपराष्ट्रपति का उल्लेख करता है। नोट करिएगा इस बात को, नोट कर लो मेरे लाल, यहां से चीजें आई हैं, यहां से चीजें आई हैं। संविधान का अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का उल्लेख करता है, उपराष्ट्रपति, उप वाइस प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का उल्लेख करता है। अगर मैं यही बात करूं लाल, अनुच्छेद 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 जो है ना, वो सीधा ही पूछ लिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 सीधे पूछ लिया गया है। वो क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वो लाइनिया उठा के पूछ लिया है, ध्यान
देना मर्दा, है ना। जियो बिहार के लाला, एकदम से बिल्कुल गदर कर देना है। बहुत सुंदर, आ जाओ आ जाओ मेरे सिरों। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति भारत का ही उपराष्ट्रपति, क्योंकि भारत का संविधान पढ़ रहे हैं लाल, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये बात अनुच्छेद 64 में लिखी गई है, वही चीज उठा के पूछ लिया गया है। तो लाल मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जवाब क्या होगा? ये बी। जवाब क्या हुआ? बी। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बहुत खूब, आ जाइए। यह कहा जा रहा है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल, यह कहा जा रहा है भैया कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचित कार्यकाल, ये टाइम पीरियड पूछ रहा है अपर हाउस का, ठीक है। राज्यसभा का टाइम पीरियड पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपसे बताया कि राज्यसभा जो है लाल, वो स्थायी सदन है। कैसा है? स्थायी सदन है। पहली चीज, जियो बिहार के लाला, एकदम गदर कर दो लाल, आ जाओ। राज्यसभा स्थायी सदन है। पहली चीज, स्थायी सदन है, इसका मतलब है ये भंग नहीं होती। तो होती क्या है? प्रत्येक, नोट कर लीजिएगा, प्रत्येक 2 वर्षों पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर लाल 1/3 सदस्य जो हैं, है ना, बदलते रहते हैं। प्रत्येक 2 वर्षों पर 1/3 मेंबर्स बदलते रहते हैं। और इनका या तो 6 वर्ष टाइम पीरियड रख दिया गया है। 5 नहीं लिखना है। कितना? लोकसभा का 5 है, लेकिन राज्यसभा का या मैंने कर रहा हूं, या 6 वर्ष लिखना है, अथवा प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 लोग रोटेट होते रहते हैं। तो लाली कबो भंगाई नहीं होती, यह स्थायी सदन है। बात समझ में आएगी नहीं? तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष नहीं लाल, 6 वर्ष। तो मैंने दोनों बात बता दिया। पहली चीज, या तो 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य बदलते रहेंगे, रोटेट होते रहेंगे, अथवा 6 वर्ष, जो जल्दी जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से उनका बदलाव कर दिया जाता है। जियो बिहार के लाला, बहुत सुंदर, गदर कर दो, चीजों पर बारीकी से देखो, क्या जवाब हो सकता है उस पर काम करो, ठीक है। तभी हम यूनिक तरीके से चीजों की प्रैक्टिस कर पाएंगे और अपनी बातों को रख पाएंगे। चलिए भैया, आज के लिए बस इतना ही। बहुत खूब, बड़ा अच्छा लगा आपको पढ़ा करके, मुझे बड़ा मजा आया। मुझे भी उम्मीद है कि चीजें आपको जरूर समझ में आई होंगी। खास करके अड्डा 247, बिहार अड्डा 247 बीपीएससी के एग्जाम को फोकस करता हुआ मैं भूपेंद्र कुमार संविधान के कंटेंट और सेशन को लेकर के आपके बीच में आया, और मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको जरूर समझ में आई होंगी। चलिए, सभी को गुड डे, सबा खैर, धन्यवाद। आज का सेशन समाप्त करते हैं।